और डीएलएड पार्ट नंबर दूसरा है, पार्ट 1 इसका समान अध्ययन का आप लोग को करवाया गया है। ये नंबर आप लोग को दिया गया है दोस्तों, जहां आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वहां पर पीछे जितनी क्लासेज हो गई है वो आपको सारे पीडीएफ वहां पर मिल जाएंगे। उसके अलावा डीएलएड का भी 1 से लेकर के 8 यूनिट तक जो शॉर्ट नोट्स है वो भी आपको मिल जाएगा। और डीएलएड इसमें ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है मेरिट के लिए, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो आपका मेरिट जो काम आएगा वो डीएलएड वाला ज़्यादा आपको वैल्यू देगा आपको, ठीक है। अगर नंबर मैच कर जाता है तो उस स्थिति में डीएलएड में जिसका ज़्यादा रहेगा उसको पहले लिया जाएगा दोस्तों। तो ये डीएलएड पर आपको थोड़ा सा फोकस ज़्यादा करना है, नोट्स को पढ़ते रहिएगा। उसके अलावा जो शॉर्ट नोट्स दिया गया है, उसके अलावा आपका जो लॉन्ग नोट्स है, दोनों हम प्रोवाइड करा दिए हैं, है ना। सभी चीज़ आपको मिल जाएगा, है ना। और इसके अलावा जो टेस्ट हो रहा है, टेस्ट भी आप देते चलना है। तो ये व्हाट्सएप नंबर में आप हमारे जुड़ जाइएगा। यहाँ पर कुछ चार्ज लगेगा आपको, उसके बाद ही आपको सारे मटेरियल मिल पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, आज की क्लास से शुरू किया जाए। और लगभग 1 से 1.5 घंटे की क्लास चलेगी। तो बिल्कुल दोस्तों दिल थाम के बैठे रहना है और जवाब देते चलना है ना। भागना नहीं है, भागने से कोई फायदा है नहीं, है ना। अब ज़्यादा दिन समय एग्ज़ाम में नहीं बचा है, आराम से आप एग्ज़ाम दीजिए। बिल्कुल 100% आप सभी की रिजल्ट हो जाएगी। अगर आप रेगुलर हैं तो पीछे वाले सारे रिवीजन आप कर रहे हैं तो रिवीजन आप जरूर करते रहिएगा पिछले वाले क्लास का। पहला सवाल है कि त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश किस आयोग ने की थी। त्रिभाषा सूत्र, है ना, त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश कह रहा है दोस्तों, वो कौन सा आयोग था। कोठारी आयोग, मुदालियर आयोग, हंटर आयोग और राधा कृष्ण आयोग। इस सभी आयोग के बारे में मैं डिटेल से भी पढ़ा चुका हूँ, है ना। जितने भी आयोग हैं ये मैं डिटेल से भी पढ़ा चुका हूँ। आप डिटेल वाला हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर डिटेल से आपको 8 यूनिट पढ़ाया गया है, पूरे लाइन बाई लाइन पढ़ाया गया है ना। अगर वो आप पढ़ लेते हैं दोस्तों तो ये टेस्ट देने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा, है ना। तो वो वाला भी आप बीच बीच में जरूर देखते रहिएगा। देखिए त्रिभाषा सूत्र की सिफारिश जो किया गया था वो आयोग था कोठारी आयोग। याद रखना है कौन से आयोग, कोठारी आयोग दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया। देखिए कोठारी आयोग कब आया था, ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। 1964 से 66 आपको याद रखना है, कोठारी आयोग भारत में आया था। और ये त्रिभाषा सूत्र भाषाई माध्यम से संस्कृति व राष्ट्रवाद से जुड़े रहने के दर्शन पर यह आधारित विचार था आपका, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 77 नंबर कह रहा है कि शिक्षा के विषय में कोठारी आयोग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का शीर्षक क्या था, है ना। देखिए कोठारी आयोग शिक्षा के विषय में दोस्तों जो प्रस्तुत किया गया था, इस रिपोर्ट का शीर्षक आपसे पूछ रहा है। देखिए कोठारी आयोग, जितने भी आयोग हैं उसमें से कोठारी आयोग आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो ये इसका जो विषय था दोस्त, शीर्षक आप जो इसका था, रिपोर्ट का जो शीर्षक था उसको कहा जाता था शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, ठीक है। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास, जी हाँ, आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, है ना। शिक्षा और राष्ट्रीय विकास ये आपका रिपोर्ट का दोस्तों शीर्षक था। 1946 से 66 में आपका आया था कोठारी आयोग। और किसकी अध्यक्षता में आया था ये कोठारी आयोग, आप ये भी याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी, है ना। इस नाम को आप थोड़ा सा गौर करिएगा, दौलत सिंह कोठारी, है ना, की अध्यक्षता में दोस्तों ये कोठारी आयोग आया था, आपका ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर है आपका 78 नंबर। 78 कह रहा है कि मूल्यांकन को, अब मूल्यांकन को क्या करना है, तो एक अलग गतिविधि के रूप में लेना चाहिए, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए, या केवल नंबरों के संदर्भ में करना चाहिए, या वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिखित कार्यों पर आधारित होना चाहिए। तो मूल्यांकन को कैसा होना चाहिए दोस्तों, देखिए तो मूल्यांकन को जो होना चाहिए ना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक भाग होना चाहिए मूल्यांकन। और ऑप्शन के अनुसार जो आपका राइट होना चाहिए वो ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए कि मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक क्या होना चाहिए, भाग होना चाहिए। मूल्यांकन क्या है दोस्तों, तो एक अध्यापन एवं अधिगम प्रक्रिया का एक क्या है, अभिन्न अंग है ना। और मूल्यांकन ऐसा नहीं कि आप 6 महीना साल, मूल्यांकन प्रतिदिन होनी चाहिए, बच्चों का सतत होनी चाहिए और व्यापक मूल्यांकन होनी चाहिए, तभी छात्र का, बच्चे का सर्वांगीण विकास हो सकता है। और सर्वांगीण विकास को ध्यान में रख करके मूल्यांकन करनी चाहिए, ठीक है। तो इन सभी बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा।
तभी आप ऑप्शन को क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न है 79 नंबर कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है। बताइए, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार पूछ रहा है कि अधिगम क्या होता है। तो ऑप्शन आप फटाफट पढ़िए और फटाफट जवाब दीजिए। 5 ऑप्शन आपको एग्जाम में पूछेगा, ये पांचों ऑप्शन आपको दिया गया है, ठीक है, क्योंकि बीपीएससी तो 5 ऑप्शन देता है भैया, और 5 ऑप्शन जो 5वां ऑप्शन रहता है ये तो अब कुछ अलग तरीके का रहता है, उपयुक्त में से एक से अधिक और कोई नहीं। अब इसका आंसर क्या होगा ये आप बताइएगा। देखिए 79 का आंसर हो जाएगा संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम जो है दोस्तों एक सक्रिय और सामाजिक प्रक्रिया है। निष्क्रिय तो कभी होगा नहीं, तो ऑप्शन को छांटने का प्रयास कीजिए। जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, ये भी गलत है। अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया है, नहीं। संरचनात्मक दृष्टिकोण जो है एक सक्रिय है और एक सामाजिक प्रक्रिया होता है। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा 100%। नेक्स्ट प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 80 नंबर। अभी मैं थोड़ा स्लो चल रहा हूं, मैं फास्ट पकड़ूंगा, है ना, राजधानी भी बनेंगे, लेकिन फिलहाल आप लोग आराम आराम से चलते हैं, है ना, और फिर धीरे धीरे हम लोग अपना स्पीड को पकड़ेंगे। प्रश्न कह रहा है कि कौन सा प्रथा दोस्तों समावेशन में बाधक है ना। समावेशन में बाधक कौन सी प्रथा है ये पूछ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन है कि कक्षा का अनुशासन एक दूसरे के लिए परस्पर सम्मान पर आधारित है, परस्पर सम्मान पर आधारित है। अगला है कि सामग्री को केवल बाधक, देखिए क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा, बाधक शब्द आ गया, इसका मतलब ये निगेटिव सेंस है ना। तो सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थी जरूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया जाता है, ये तो बिल्कुल गलत है। केवल कुछ विद्यार्थी के लिए यहां पर जैसे ही शब्द आया दोस्तों तो यही तो बाधक हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन देखिए कि शिक्षा शास्त्र सभी विद्यार्थियों की भागीदारी प्रोत्साहित करता है, ये बिल्कुल सही है ना। और विद्यार्थियों को अधिगम के व्यक्तिगत लक्ष्यों को पूरा करने के लिए समर्थन दिया जाता है, ये भी आपका ठीक है। लेकिन जो बी नंबर है इसमें निगेटिव सेंस आ रहा है और यही निगेटिव आपसे पूछ रहा था कौन सा बाधक है, तो बाधक हमारा बी हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से आपको भी ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा, है ना, चश्मा लगा के। अगला प्रश्न है आपका 81 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। बताइए कौन सा जो अभ्यास है वो श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा। आप देखिए यहां भी जो ऑप्शन में है बाधा, और ये बाधा जो शब्द है ये निगेटिव सेंस है ना। तो ये बाधा उत्पन्न कौन करेगा भैया, तो विद्यार्थियों को अपने आप से बात करके सोचने देने, इससे तो बाधा नहीं है। विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें, ठीक है, तो लिखित परीक्षा दे, बाद में उपयोग करने के लिए टेप तथा दत्तकारियों के निर्देश रखे, दत्तकारियों के लिए मौखिक निर्देश दे। देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर, ठीक है, कि विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा देकर कराया जाना वाला जो अभ्यास है वो श्रवण अक्षमता वाले विद्यार्थियों के सफल समावेशन में क्या होगा, तो बाधा उत्पन्न होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर आपका 82 नंबर की विकलांग बच्चों के लिए केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चे को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना है। बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। विकलांग बच्चा के बारे में यहाँ पर है, दिव्यांग बच्चा, ऐसे अब विकलांग हम लोग को नहीं बोलना है क्योंकि अब दिव्यांग उनको बोला गया है, ठीक है। तो केंद्र प्रायोजित एकीकृत योजना का उद्देश्य विकलांग बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराना है। नियमित विद्यालय में, विशेष विद्यालय में, खुले विद्यालय में या मंडल विद्यालय में। देखिए जो भी विकलांग बच्चा, दिव्यांग बच्चा है उसको नियमित विद्यालय में ही शिक्षा देना है, ठीक है, नियमित विद्यालय में ही सबके साथ शिक्षा देना है, ठीक है। इसी को तो कहेंगे हम समावेशी शिक्षा। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 83 नंबर। 83 कह रहा है कि मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों को आप क्या सिखाना पसंद करेंगे, है ना। जो बच्चे किस प्रकार के हैं दोस्तों, मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं, तो ऑप्शन को पढ़िए और जवाब दीजिए, है ना। फटाफट ऑप्शन पढ़िए, मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, है ना, मेरा मुंह दुख जाता है भैया ऑप्शन पढ़ते पढ़ते। आपको ऑप्शन पढ़ना है और एकदम फटाफट जवाब देना है। तो क्या होगा इसका 83 का, 83 का जो आपका आंसर हो जाएगा कि नियमित पाठ्यचर्या की पढ़ाई
किंतु उन्हें काम के लिए दुगना समय देंगे, ये ऑप्शन गलत है। उन्हें आवश्यक बात रटा देंगे, गलत है। उन्हें अकेले यात्रा करने, पैसे खर्च करे, हिसाब रखना आदि जैसे व्यवहारिक क्रियाकलाप के माध्यम से सक्षम बनाएंगे। जी हाँ, उन्हें अपनी पसंद के कार्य करने देंगे नहीं। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी नंबर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, कैसे सिखाना पसंद करेंगे, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ से हो जाएगा, जो मानसिक रूप से पिछड़े बच्चे हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हो जाएगा आपका 84 नंबर, है ना। 84 नंबर है कि यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करते तो इसका कारण आपके ख्याल में किसमें ढूंढा जा सकता है भाई, बताइए, है ना। यदि कक्षा शिक्षण के दौरान कक्षा के छात्र सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करता है ना, नकारात्मक प्रतिक्रिया करता होगा, बहुत सारे बच्चे इस प्रकार के होते हैं, तो इसका कारण आपके ख्याल से किसमें ढूंढा जा सकता है, बताइए। कैसे इसका हम पता लगाएंगे। ऑप्शन कह रहा है कि, जल्दी से पढ़िएगा, ऑप्शन आप खुद पढ़िएगा, जल्दी जवाब दीजिए। देखिए, इसका जो आंसर होना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि उस विषय में जो छात्रों को पढ़ाया जा रहा हो, ठीक है, उस बात में जो छात्रों को सिखाई जा रही हो, ये भी ठीक है, या फिर उस शैली में जिस शैली से छात्रों को पढ़ाया सिखाया जा रहा हो, या उस विचार से जो शिक्षक सोच रहा है, ये गलत है ना। ऑप्शन नंबर ए भी ठीक है, और बी भी ठीक है, सी भी ठीक है, और ना, ये यानी कि आंसर जो आपका होने वाला है वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों, ए बी सी तीनों हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ई नंबर आपका सही होगा। ठीक है, एक से अधिक दोस्तों यहाँ पर सही है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 85 नंबर की, विकलांग बालकों के अंतर्गत आते हैं। अब विकलांग बालक के अंतर्गत कौन कौन आता है, ये तो मैंने कई बार आप लोग को बता दिया हूँ कि नेत्रहीन बालक, शारीरिक विकलांग बालक, गूंगे बालक, बहरे बालक, ये जितने भी बालक आपको हैं, ये सभी बालक किसमें आएंगे मेरे भाई, तो ये आएंगे आपको विकलांग बालक, यानी दिव्यांग बालक। यहाँ पर देखिए टाइपिंग गलत किया है, दिव्यांग यहाँ पर लिखना चाहिए, है ना, यहाँ पर विकलांग नहीं लिखना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर की, पाठ्यक्रम के लाभ हैं। पाठ्यक्रम के क्या लाभ होते हैं। देखिए, पाठ्यक्रम का क्या लाभ है, दिशा प्रदान करना, या फिर संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना, या मार्गदर्शन करना, या पढ़ाने की सामग्री उपलब्ध कराना। देखिए, पाठ्यक्रम, क्वेश्चन पे ध्यान रखिएगा कि पाठ्यक्रम पूछ रहा है, पाठ्यचर्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ना। तो पाठ्यक्रम का जो लाभ है वो संभावित लक्ष्यों की पूर्ति करना है भाई। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, और पाठ्यक्रम एक प्रकार का और भी होता है, जैसे दिशा निर्देश जारी करना, है ना, कि बच्चों को किस दिशा की ओर उसको करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो आंसर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 87 नंबर। 87 कह रहा है कि भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सामान्यीकरण है। अब भारत में प्रारंभिक शिक्षा का सामान्यीकरण क्या है, तो स्कूल केंद्रित प्रस्ताव, शिक्षा केंद्रित प्रस्ताव, बाल केंद्रित प्रस्ताव, या साक्षरता केंद्रित प्रस्ताव। तो क्या होगा इसका दोस्तों, प्रारंभिक शिक्षा का सामान्यीकरण क्या है। इसका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका साक्षरता केंद्रित प्रस्ताव। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। सामान्यीकरण पूछ रहा है, ध्यान रखिएगा, है ना, सामान्यीकरण जो है वो साक्षरता केंद्रित प्रस्ताव है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 88 नंबर कि निम्न में से कौन से कारकों द्वारा विद्यालयों में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है ना। वो कारक बताना है किसके द्वारा, है ना, कौन से कारक है जिसके द्वारा विद्यालय में बच्चों का अधिगम से जुड़ाव प्रभावित होता है। 88 का क्या होगा, पारिवारिक समाजीकरण, समकक्षी संबंध, सांस्कृतिक मूल्य, बच्चों का आत्मसम्मान। 88 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सांस्कृतिक मूल्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी नंबर।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 नंबर। 89 प्रश्न का निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, बताइए, है ना, कौन सी अभिवृत्ति है जो एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार है, क्या होगा? देखिए इसका जो भी आंसर होगा दोस्तों वो 1 से अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर अभिवृत्ति पूछ रहा है एक प्रगतिशील कक्षीय माहौल के अनुसार। ऑप्शन को आपको देखना पड़ेगा कि निर्णय निर्धारण में बच्चों की सहभागिता, ठीक है, या फिर भय मुक्त अधिगम वातावरण की संरचना, या फिर विद्यार्थियों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान रखना, या फिर विद्यार्थियों के जिज्ञासा बनाना। ये सभी चीज जितने भी आपको दिख रहा है, ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर, डी है, सारे पॉजिटिव है और ये सारे दोस्तों आपको अभिवृत्ति में आपको आ जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ई नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है आपका 90 नंबर। कह रहा है कि बच्चे अपने समाज के बारे में ज्ञान, रहने के कौशल, मूल्य, रीतियां किससे सीखते हैं, है ना, ये सारे चीज किससे सीखते हैं? तो ये चीज सीखने के लिए बच्चे किससे सीखेंगे, है ना, तो ये चीज सीखने के लिए बच्चे दोस्तों आस पड़ोस तो जरूरी है, हमारा परिवार भी जरूरी है, स्कूल से भी सीखते हैं, परिवार से सीखते हैं, अपने समूह से सीखते हैं, धर्म से सीखते हैं, ये सारे चीज हो जाएंगे आपके, यानी कि यहाँ भी आंसर हो जाएगा ई नंबर। इस प्रकार के सवाल को आपको ध्यान करना है ना, कोई एक चीज से थोड़ी बच्चा सीखता है, आस पड़ोस भी है, परिवार भी है, दोस्त भी है ना, स्कूल है, धर्म है, समाज है, सभी चीज हो जाएगा आपका। ठीक है, अगला प्रश्न है 91 नंबर। 91 प्रश्न कह रहा है कि बालकों के व्यक्तिगत विकास कौन सा सही होगा भैया? बालकों के व्यक्तिगत विकास, ऑप्शन कह रहा है दोस्तों कि व्यक्तिगत विकास के लिए विकासात्मक प्रतिमानों को उद्धृत करके सटीकता से व पक्के तौर पर भविष्यवाणी की जा सकती है, गलत बात है। व्यक्तिगत विकास के लिए पूर्वानुमान बिल्कुल नहीं लगाया जा सकता है, पूर्वानुमान लगाया जा सकता है दोस्तों कुछ हद तक, ये भी गलत है, बिल्कुल नहीं दे दिया है तो ये गलत हो जाएगा। व्यक्तिगत विकास के लिए कुछ हद तक पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, बिल्कुल ठीक है, परंतु सभी बच्चों के विकास की दर अलग अलग होती है, बिल्कुल सही बात है। अव्यवस्थित हुआ, ये भी गलत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। तो आपको भी ऑप्शन पढ़ना है और छांटना है ना, एक ऑप्शन पढ़ के आप जवाब दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है 92 नंबर। 92 कह रहा है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। बताइए दोस्तों आंसर क्या होगा 92 का? निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 दिव्यांग बच्चों की निःशुल्क शिक्षा जो है वो 6 साल से लेकर के 18 वर्ष तक के जो बालक हैं तथा बालिकाओं के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करता है। ठीक है, याद रखना है 6 से लेकर के 18 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर बहुत सारे लोग गलत क्या करेंगे कि 6 से लेकर के 14 साल मारेंगे। अरे बाबू, मैंने बहुत बार आप लोग को बता चुका हूँ कि 6 से 14 जो होता है दोस्तों वो अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा के लिए है, जो हमारा मौलिक अधिकार है। यहाँ पर क्या क्वेश्चन कह रहा है कि जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए, तो जो दिव्यांग बच्चे हैं उनके लिए जो निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा है वो 6 से 18 है, याद रखिएगा। जैसे ही यहाँ पर दिव्यांग शब्द लगा दे तो 6 से 18 मारना है, और दिव्यांग शब्द अगर नहीं रहे तो 6 से 14 मारना है। ठीक है, याद रखिएगा, है ना। और ये शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में आया था, लेकिन इसको लागू कब किया गया था तो आप याद रखना है 1 अप्रैल 2010 से इसको लागू किया गया था, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। ठीक है, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया था। अगला प्रश्न है आपका 93 नंबर। कह रहा है कि विद्यार्थियों में सहयोग की भावना का विकास किया जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। तो सहयोग की भावना होनी चाहिए विद्यार्थी में, है ना। तो कैसे करेंगे विकास हम, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। सहयोग की भावना का उदाहरण दे करके गलत है, सहयोग पर फिल्म दिखा करके, रचनात्मक कार्य करा करके, या फिर ऐसा काम देकर जिसमें सब मिलकर एक साथ कार्य करे, बिल्कुल ठीक है ना। इसीलिए कहते हैं चारों ऑप्शन पढ़िएगा, आपको सबसे बढ़िया जो ऑप्शन लगे वही आपको टिक करना है। ठीक है, अगला प्रश्न है 94 नंबर की। पाठ्यक्रम निर्माण में
किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाता है ना। तो पाठ्यक्रम निर्माण कर रहे हैं, घर बनाते हैं तो बहुत सारा चीज़ का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार से दोस्तों पाठ्यक्रम निर्माण करने के लिए भी बहुत सारे चीज़ का ध्यान रखते हैं हम लोग, है ना। तो 94 का क्या होगा, तो पाठ्यक्रम निर्माण में दोस्तों शिक्षा के उद्देश्य को मुख्य रूप से ध्यान में रखा जाना चाहिए, ठीक है, शिक्षा के उद्देश्य को। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 95 नंबर 95 कह रहा है भाई कि जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि से विद्यार्थी आते हो वहां एक प्रभावी शिक्षक होंगे, है ना। जिस कक्ष में विविध पृष्ठभूमि विद्यार्थी आते हैं वहां एक प्रभावी शिक्षक क्या कर सकते हैं, है ना। तो वहां एक प्रभावी शिक्षक कह रहा है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को कठिन परिश्रम करने के लिए कहेगा ताकि वे साथियों के बराबर पहुंच सके, है ना। जो वंचित है उसको खाली थोड़ी कहेंगे, सबको हमको समान रूप से लेकर के चलना है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। समूह में व्यक्तिगत भिन्नता को बताने के लिए उनकी सांस्कृतिक जानकारी पर ध्यान देना, ये भी आपका ठीक है। अगला है कि समान आर्थिक पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों का समूह बनाएगा और उन्हें एक साथ रखेंगे। नहीं, ऐसा नहीं कार्य करना है कि समान आर्थिक को एक साथ और जो आपका थोड़ा गरीब है उसको अलग, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। इस प्रकार से हमको नहीं बांटना है। बी नंबर आपका वहां से बिल्कुल दोस्तों सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 96 नंबर, नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है, बताइए। नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत 96 का क्या होगा। देखिए, नेतृत्व का प्रासंगिकता सिद्धांत आपको याद रखना पड़ेगा, फाइडलर उनका नाम है दोस्तों, फाइडलर। क्या नाम है, फाइडलर उनका नाम है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका ए नंबर। फाइडलर ने नेतृत्व के प्रासंगिकता सिद्धांत का प्रतिपादन किया था और इन्होंने कब किया था, तो 1964 में आपका, ठीक है। 1964-66 में आपका कोठारी आयोग भी आया था, उसी समय आपका किया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 97 नंबर 97 कह रहा है दोस्तों कि द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में क्या होता है दोस्तों। द्विभाषिक पूछ रहा है, बताइए जल्दी से क्या होगा। द्विभाषिक शिक्षा एक शैक्षिक प्रक्रिया है जिसमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में केवल एक भाषा का प्रयोग होता है, जैसे केवल शब्द जैसे ही आवे तो इसको क्या करना है, खत्म कर देना है, एकदम डिलीट मारना है। 3 से अधिक भाषाओं का प्रयोग किया जाता है, ये भी गलत है। 2 भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर द्विभाषिक है तो 3 भाषा कैसे आएगा, तो भी तो ऐसे ही गलत हो जाएगा। 2 भाषा है तो सी नंबर में आपका 2 दिया है तो ये ठीक हो सकता है। किसी भी भाषा नहीं हो सकता है, 2 भाषा होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 98 नंबर 98 सवाल कह रहा है दोस्तों कि मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, बताइए जल्दी से। मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। देखिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु आपके दिमाग में छप जाना चाहिए, उद्देश्य, अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण, ठीक है। आंसर नंबर हो जाएगा उद्देश्य और हो जाएगा अधिगम, अनुभव और मूल्यांकन के उपकरण। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। याद रखना है मूल्यांकन के 3 महत्वपूर्ण बिंदु। अगला प्रश्न है आपका 99 नंबर की वह शिक्षिका जो यह मानती है कि उसकी कक्षा का प्रत्येक छात्र अधिक अध्ययन करने से अपना प्रदर्शन सुधारने में सक्षम है, बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है, बताइए। ये बच्चों की सफलता का श्रेय किसको देती है, 99 का क्या होगा। तो बच्चों की योग्यता को, बच्चों के प्रयत्न को, बच्चों की घबराहट को, संरचना को। इसका जो आंसर होगा दोस्तों बच्चों के प्रयत्न हो जाएगा आपका, ठीक है। बच्चों के प्रयत्न को वो श्रेय देती है। अगला प्रश्न है 100 नंबर। चलिए भैया 100 नंबर देख लेते हैं। और देखिए अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, वीडियो को लाइक सब लोग कर दीजिए, थोड़ा सा सभी लोग जल्दी जल्दी लाइक कीजिए, तभी हम आगे फिर बढ़ते हैं। और ये नंबर आपको दिया गया है जहां आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। यहाँ पर सारे मटेरियल आपको मिल जाएंगे समान अध्ययन के DLED वाला, है ना। इसमें मात्र आपको दोस्तों 399 आपका चार्ज है ना, ओनली 399 चार्ज आपको लगेगा, ठीक है। चलिए कैसे लगेगा ये आप लोग को बता दिया जाएगा लास्ट में। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं कि शिक्षा में मूल्यांकन की प्रविधि उपयुक्त है ना। मूल्यांकन की प्रविधि वार्षिक परीक्षा पद्धति, अर्धवार्षिक, त्रैमासिक, सतत परीक्षा, क्या होगा।
देखिए मूल्यांकन यहाँ पर कह दिया दोस्तों, तो मूल्यांकन जैसे ही आ जाए तो ये वार्षिक और अर्धवार्षिक और त्रैमासिक नहीं होता है। मूल्यांकन जो होता है वो सतत होता है ना, सतत परीक्षा पद्धति होना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका डी होना चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 101 नंबर के, शिक्षण का संबंध किससे है ना। शिक्षण का संबंध दोस्तों किससे होता है, तो शिक्षक के कौशल से, शिक्षण संबंधी उपकरण से, विद्यालय से, छात्रा से। शिक्षण का जो संबंध है वो शिक्षक के कौशल से हो जाएगा। ठीक है, शिक्षक के कौशल हो जाएगा दोस्तों। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, शिक्षण क्या है, एक सामाजिक प्रक्रिया है जिसके द्वारा मानव के व्यवहार को परिवर्तित किया जा सकता है दोस्तों, है ना। बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि बच्चे समाज में जी सके, समाज में रह सके, समाज को बदल सके, है कि नहीं, अपने देश को बदल सके, अपने राज्य को बदल सके, अपने परिवार को बदल सके, अपने आप को बदल सके। अगला प्रश्न है आपका 102 नंबर। 102 नंबर प्रश्न कह रहा है कि बालक के मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम होना चाहिए, है ना। तो मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए दोस्तों, अत्यंत बोझिल, अत्यंत सरल, रुचियों के अनुकूल, क्षमताओं के प्रतिकूल, कैसा होना चाहिए। तो बालकों के लिए मानसिक स्वास्थ्य के विकास के लिए जो पाठ्यक्रम होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, तो रुचि के अनुकूल होना चाहिए। ठीक है, अत्यंत बोझिल बना देंगे तो बच्चा पढ़ेगा, बताइए, नहीं पढ़ेगा तो ये गलत खत्म हो जाएगा। अत्यंत सरल बना देंगे, एकदम 10वां क्लास का है और जोड़ घटाव दे देंगे तो काम चलेगा, नहीं चलेगा। इसीलिए उसके रुचि के अनुकूल हमको करना है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 103 नंबर की, आधुनिक शिक्षा में कौन सी प्रणाली सर्वोत्तम सिद्ध होगी। आधुनिक शिक्षा में, वर्तमान शिक्षा में कौन सी प्रणाली सबसे सर्वोत्तम सिद्ध होगी दोस्तों। ठीक है, तो आधुनिक शिक्षा में शिक्षक केंद्रित तथा बाल केंद्रित, ये दोनों जो है ना, शिक्षक केंद्रित भी होना चाहिए और बाल केंद्रित भी होना चाहिए। लेकिन आजकल जो ज़्यादा जोर दिया जा रहा है वो बाल केंद्रित पर जोर दिया जाता है, प्रारंभिक शिक्षा खास करके। लेकिन यहाँ पर आधुनिक शिक्षा की बात कर रहा है, इसीलिए हम दोनों को लेकर के चलेंगे, ए भी हो जाएगा और बी भी हो जाएगा। अगर सिर्फ प्रारंभिक शिक्षा कहता तो हम बाल केंद्रित मारते, है ना, लेकिन यहाँ पर पूरे शिक्षा की बात हो रही है तो दोनों हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है आपका 104 नंबर। 104 कह रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसके अध्ययन का समर्थन करती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है राष्ट्रीय शिक्षा नीति, हाँ ना। राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी मैंने अलग वीडियो भी 1-2 को बनाया है, वो भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो 2020 में आया है दोस्तों, है ना, ये पूरी विद्यालय शिक्षा के दौरान संस्कृत शास्त्रीय निर्देशन के माध्यम के तौर पर मातृभाषा में अध्ययन का समर्थन करती है। ठीक है, मातृभाषा पर इसमें जोर दिया गया है और ऑप्शन नंबर मातृभाषा किसमें दिया गया है आप देख सकते हैं, बी नंबर ऑप्शन को। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 105 नंबर। 105 नंबर कह रहा है दोस्तों कि एक कक्षा में विद्यार्थी छोटे छोटे समूहों में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपागम का कक्षा में उपयोग हो रहा है, बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा। एक कक्षा में विद्यार्थी जो है वो छोटे छोटे समूह में एक नियत कार्य पर लगे हुए हैं और प्रत्येक समूह का एक सहायक है। किस उपकरण का कक्षा में उपयोग हो रहा है, तो उपयोग जो हो रहा है वो संरचनावादी का हो रहा है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 106 नंबर। 106 नंबर सवाल है कि किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है। अवधान कहते हैं, प्रत्यास्मरण कहते हैं, रटन कहते हैं, अधिसंज्ञान कहते हैं। 106 का हो जाएगा आपका अधिसंज्ञान। जी हाँ, इसको कहा जाता है अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है 107 नंबर दोस्तों कि बालकों में समस्या समाधान की समझ को विकसित करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जानी चाहिए, है ना। समस्या समाधान की समझ को क्या करना है, विकसित करना है। तो विधि कौन सा होगा, तो विधि तो यहाँ पर बहुत सारा हो जाएगा, है ना, बहुत सारा विधि होता है।
हाँ, तो समस्या के समाधान को मतलब सुलझाने के लिए प्रयास विधि है, सूझ विधि है, वैज्ञानिक विधि है, त्रुटि विधि है ना, ये सारे विधि हो जाएंगे आपके, जितने भी विधि दिख रहा है ना ये सभी विधि लागू हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ई नंबर 1 से अधिक हो जाएगा। तो इस प्रकार के सवाल में 99% चांस रहता है ई नंबर आपका ऑप्शन होने का। तो आप ये सब पकड़ में कैसे आएगा? पकड़ में आएगा कब? जब आप डेली टेस्ट दीजिएगा, डेली प्रैक्टिस कीजिएगा, है ना, रिवीजन करिएगा बार बार, तब जाकर के ये चीज़ सही होगा। अगला प्रश्न है 108 नंबर कि विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण किस कारक पर निर्भर करता है? तो समाजीकरण किस कारक पर निर्भर करेगा? सामुदायिक भावना का विकास, या फिर पाठ्यक्रम पर, या फिर पाठ्येतर कार्यक्रम पर, अनुशासन पर। देखिए समाजीकरण का विकास कह रहा है दोस्तों, है ना। समाजीकरण का, विद्यालय द्वारा बालक का समाजीकरण किस कारक पर निर्भर करता है? तो सामुदायिक भावना का विकास। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 109 नंबर। 109 नंबर सवाल कह रहा है कि सुमन बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है। अच्छी बात है ना। हम लोग को तो हिंदी आता है, भोजपुरी समझ लेते हैं, है ना, और आपका मगही बोल लेंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत इंग्लिश भी बोल लेंगे, है ना। तो वह कभी विद्यालय नहीं जाती है। यह उदाहरण किस चीज़ का है ना? सुमन जो है वो क्या है? तो बचपन से ही गुजराती बोल समझ लेती है और वो विद्यालय नहीं जाती है। इसका उदाहरण क्या है? तो सुमन की प्रतिभा का, भाषा सीखने का, भाषा में पिछड़ेपन का, भाषा अर्जन का। 109 का हो जाएगा दोस्तों भाषा अर्जन का, है ना। भाषा केवल अधिगम ही नहीं की जाती, है ना, भाषा केवल अधिगम ही नहीं की जाती दोस्तों, बल्कि स्वतः अर्जित भी की जाती है। इसीलिए सुमन द्वारा बिना विद्यालय जाए गुजराती बोलना और समझ लेना भाषा अर्जन का उदाहरण है ना। भाषा को हम अर्जन भी कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ हम अधिगम करके ही सीखेंगे, है ना। आंसर हो जाएगा भाषा अर्जन। अगला प्रश्न है आपका 110 नंबर। 110 कह रहा है कि प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था? भैया कितना मस्त सवाल है, 1 नंबर का सवाल है प्रोजेक्ट प्रणाली। और मैंने कई बार प्रोजेक्ट प्रणाली के बारे में बताया हूँ कि प्रोजेक्ट जो प्रणाली है, प्रोजेक्ट प्रणाली का विकास किसने किया था? तो ऑप्शन हो जाएगा किलपैट्रिक, है ना, किलपैट्रिक, ऑप्शन नंबर डी नंबर। जब हम कोई कील को ठोकते हैं तो योजना बना करके ठोकते हैं, क्योंकि अगर योजना बना करके अगर कील हम नहीं ठोकेंगे तो गड़बड़ हो जाता है ना। तो इसीलिए किलपैट्रिक प्रोजेक्ट प्रणाली, ठीक है, याद रखना है, प्रोजेक्ट प्रणाली किलपैट्रिक। अगला प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय सरकार ने आरटी एक्ट 2009 में कितने अध्याय व धाराएं हैं? बहुत बढ़िया, अब अध्याय और धारा भी पूछ लिया, है ना। अभी तक तो हम आरटी एक्ट कब लागू हुआ, कब आया, ये सब पूछता था, लेकिन अब पूछ लिया कि इसमें अध्याय कितने हैं और धाराएं कितने हैं। तो एक एक सवाल को नहीं छोड़ना है, एक को सवाल नहीं छोड़ना है, छोड़ दीजिएगा तो आपको छोड़ करके भाग जाएगा। तो केंद्र सरकार ने आरटी एक्ट 2009 में दोस्तों कितने अध्याय और धाराएं बताए हैं? तो ये आंसर हो जाएगा आपका 7 अध्याय और 38 धाराएं, ठीक है, 7 अध्याय और 38 धाराएं याद रखना है। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु न्यूनतम प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने हैं? है ना, आजकल तो ज़्यादा हो गया है, ऐसे न्यूनतम कितना है दोस्तों? 1 सप्ताह में कार्य कर सकते हैं, कार्य करना जरूरी है। एक शिक्षक को 40 घंटा, 45 घंटा, 50 घंटा, 53 घंटा, तो न्यूनतम कितना है? न्यूनतम जो है वो 45 आवर, ठीक है, न्यूनतम 45 घंटे हैं, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 13 नंबर दोस्तों। 13 नंबर प्रश्न काफ़ी बड़ा है, मैं थोड़ा सा छोटा कर दिया हूँ, देख लीजिए। कह रहा है कि जब कोई नेता समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि करता है तो उसे क्या करना चाहिए? बताइए दोस्तों, जब कोई नेता समूह की निर्णय लेने की प्रक्रिया में त्रुटि करता है तो उसे क्या करना चाहिए? फटाफट पढ़िए और जवाब दीजिए। ऑप्शन है कि अपनी त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिए और अपने अनुयायियों का विश्वास प्राप्त करना चाहिए। इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर नंबर आपका डी नंबर हो जाएगा। आप ऑप्शन चारों पढ़ लीजिएगा,
इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 114 नंबर। कह रहा है कि निम्नलिखित संरचनाओं में से शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 किसकी वकालत करता है? तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम जो 2009 है ये किसका वकालत करता है दोस्तों? तो ये समावेशी शिक्षा का वकालत करता है। ठीक है, समावेशी शिक्षा यानी कि सभी बच्चों को समान शिक्षा देनी चाहिए। अगला प्रश्न है आपका 115 नंबर। 115 है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? तो 115 का क्या होगा बताइए जल्दी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो है दोस्तों आंसर क्या होगा? हाँ, तो किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है? किस उपागम से किस उपागम के लिए, क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। किस उपागम से किस उपागम के लिए? तो रटने पर आधारित उपागम से दोस्तों अवधारणात्मक समझ की ओर, है ना। आंसर हो जाएगा बी नंबर। रटने पर जो पहले जोर था उसको अब क्या करना है? खत्म करना है। ठीक है, और समझ की ओर हमको बढ़ना है आगे, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। रटने पर जोर नहीं देना है। अगला प्रश्न है आपका 16 नंबर कि बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत कौन आते हैं? बताइए, बच्चों के संदर्भ में विकास के अंतर्गत क्या आएगा? तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक परिवर्तन आएगा दोस्तों। ठीक है, गुणात्मक भी आएगा और मात्रात्मक भी आएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17 नंबर। फटाफट चलिएगा, थोड़ा सा स्पीड पकड़ लिए हैं भैया। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल, देखिए सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल का जो उदाहरण में आता है वो लिखना, कूदना, दौड़ना, तैरना। क्या होगा? तो इसमें न ही तैरना आता है और न दौड़ना आता है, न कूदना आता है, इसमें आता है लिखना। ठीक है, लिखना जो है दोस्तों एक सूक्ष्म गत्यात्मक कौशल है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 नंबर। अठारह नंबर प्रश्न कह रहा है कि बच्चों के विकास के संदर्भ में संवेदनशील चरण से क्या तात्पर्य है? संवेदनशील चरण से क्या मतलब होता है कि किसी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण, या फिर गर्भाधान से जन्म तक विकासात्मक चरण। विकासात्मक चरण ये गलत है। शैशवावस्था से प्रारंभिक अवस्था परागात्मक विकास। आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ए नंबर। किसी भी व्यक्ति में विशेष क्षमताओं के उत्थान का इष्टतम चरण। अगला प्रश्न है आपका 19 नंबर। फटाफट जवाब दीजिए 19 का। मैं थोड़ा सा पानी पी लूँ, है ना, थोड़ा सा हम चलिए, तो 19 नंबर क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए होंगे। प्रश्न कह रहा है कि बहुभाषी कक्षा के लिए कौन सा कथन सर्वाधिक उपयुक्त है? बहुभाषी कक्षा के लिए दोस्तों, है ना। तो बहुभाषी कक्षा के लिए कौन सा कथन जो उपयुक्त है? ऑप्शन है ए नंबर है कि स्कूल को केवल, अब केवल आ गया तो इसको काट दीजिए, शिक्षक को सभी भाषाओं का सम्मान करना चाहिए और छात्रों को उस भाषा में संवाद करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए जिनका प्रयोग में उनकी आसानी हो। बिल्कुल ठीक है। अगला है कि शिक्षक को उन छात्रों को दंडित करना चाहिए, दंड तो करना नहीं है। स्कूल द्वारा निर्धारित निर्देश की भाषा में सभी का मूल्यांकन होना चाहिए। बी नंबर दोस्तों आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना। तो ऑप्शन आप लोग पढ़े थे, बी नंबर सब लोग का जवाब आ रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अगला प्रश्न है 120 नंबर। 120 कह रहा है दोस्तों कि एक अध्यापिका शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को सहपाठियों से अंतःक्रिया कराकर सहारा देकर अध्यापन करती है। यह शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया किस पर आधारित है? है ना, ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया किस पर आधारित है? तो सहारा देकर करती है दोस्तों, क्या होगा?
तो ये आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका, ये जो आधारित है वो लेव वाइगोत्स्की पर आधारित है, हाँ ना, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है आपका, ठीक है, लेव वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न है कि छात्रों के बीच भ्रांतियां को महत्वपूर्ण है ना, तो छात्रों के बीच भ्रांतियों को, है ना, निर्मित करना महत्वपूर्ण है, पहचानना महत्वपूर्ण है, अनदेखा करना नहीं, प्रचारित करना नहीं, पहचानना महत्वपूर्ण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कि छात्रों में भय का भाव, जी हाँ, तो छात्रों में भय का भाव क्या है दोस्तों, अधिगम में काफी सुधार करता है, नहीं नहीं, भय का भाव सुधार कभी नहीं करेगा, अधिगम में क्या होता है, हानिकारक होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 123 नंबर, कह रहा है कि विद्यार्थी निम्न में से किसे नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, है ना, तो विद्यार्थी किसे दोस्तों नए ज्ञान के निर्माण का आधार बनाते हैं, तो ऑप्शन कह रहा है कि जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, या फिर उनके लिए अस्पष्ट, अस्पष्ट और अप्रासंगिक है, गलत है, उनके लिए पूरी तरह से अपरिचित, गलत है, वर्तमान संज्ञानात्मक से बहुत परे है, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका, ठीक है, जो उनके द्वारा पहले से ही समझा और माना जाता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 124 नंबर, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है ना, जब बच्चे स्कूल में प्रवेश करते हैं तो क्या होता है, ऑप्शन कह रहा है कि उन्हें अपनी मातृभाषा में बोलने की अनुमति दी जानी चाहिए क्योंकि अभिव्यक्ति महत्वपूर्ण है, बिल्कुल सही बात है, अपनी मातृभाषा में बोल सकते हैं, बात कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगला है कि स्कूल की भाषा में न बोलने पर जुर्माना लगेगा, गलत है, उन्हें बताया जाना चाहिए कि स्कूल की एक अलग भाषा है, ये भी गलत है, उनके माता पिता को घर पर ही स्कूल की भाषा को प्रयोग करने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी गलत है, ए नंबर आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 25 नंबर 125 नंबर सवाल है दोस्तों कि निम्न में से बच्चों के प्राथमिक समाजीकरण की संस्था कौन सी है, तो प्राथमिक समाजीकरण है, क्वेश्चन पर थोड़ा सा गौर करिएगा, प्राथमिक समाजीकरण, किताब और पत्रिकाएं प्राथमिक में नहीं आता है, मीडिया भी नहीं आता है, धार्मिक भी नहीं आता है, प्राथमिक में दोस्तों परिवार आता है, मैंने कई बार 1000 बार समझा, जैसे ही प्राथमिक आवे तो सबसे पहले बच्चा अपने परिवार में सीखता है, पलता है और सब चीज करता है ना। अगला प्रश्न है आपका 126 नंबर, 126 कह रहा है कि विद्यार्थी सीखने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं जब कार्य होता है, जब कार्य क्या होगा, मूर्त और अत्यधिक जटिल होगा, जटिल होगा तो बच्चा कभी उसको प्रेरित होगा नहीं, उनकी वास्तविक दुनिया से जुड़ा होना चाहिए, अप्रासंगिक भी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी चुनौतीपूर्ण नहीं, तो बी नंबर हमारा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना, ऑप्शन पढ़िएगा ना तो मजा आएगा छाटने में, है ना। अगला प्रश्न है 127 नंबर, कुछ कुछ सवाल होते हैं कठिन, लेकिन उसमें दोस्तों आपको मैं एग्जाम में बता दूं कि कम से दोस्तों 70% क्वेश्चन जो आपको पूछेगा वो मतलब कि आप आराम से छाट सकते हैं, है ना, 70 नहीं तो 60 मान के चलिए कि 60% ऐसे क्वेश्चन है जिसको आप आराम से छाट सकते हैं ऑप्शन पढ़ करके, ऑप्शन अगर चारों पढ़ते हैं तो उसमें से आप आराम से छाट लीजिएगा, अगर आप प्रैक्टिस किए हैं, पढ़े हैं, है ना, तो आप आराम से उसमें से एक ऑप्शन निकाल लीजिएगा। 10% ऐसे क्वेश्चन होंगे जो रटने वाले क्वेश्चन होंगे, ईस्वी वाला होगा, आयोग होगा, है ना, आपको मनोवैज्ञानिक होंगे, कथन होगा, वो 10% आपका क्वेश्चन होगा, ठीक है। बाकी कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी जटिल होते हैं, 10 से 15%, जो आप कितनों पढ़िएगा तो वो समझ में नहीं आने वाला है, ठीक है। तो आपका निगेटिव मार्किंग तो है नहीं, आराम से सभी को रंग देना है, 60% क्वेश्चन हम ऐसे ही बना दिए हैं, 10% क्वेश्चन अगर और भी बना देते हैं तो 70% दोस्तों, इतना से ज़्यादा तो टॉप कर जाइएगा, है ना। 50% भी आप ले आते हैं 150 में तो आपका समझिए कि रिजल्ट हो जाएगा, समझ रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दोस्तों 40,000 से ज़्यादा सीट है और फॉर्म कितना भराया है, बहुत कम, कितना भराया होगा, 1.5 लाख, उससे ज़्यादा फॉर्म नहीं भराया है, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर है, आराम से हो जाएगा, ज़्यादा कंपटीशन हार्ड नहीं है, ठीक है।
चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा बताइएगा, 127 का क्या होगा। 127 क्वेश्चन कह रहा था कि अर्थपूर्ण अधिगम को सुसाध्य करने हेतु सूचना प्रसंस्करण का कौन सा तत्व सहायक है। तो यहाँ पर जो सहायक हो जाएगा, गैर संदर्भीकरण गलत है ना, विस्तारण ठीक लग रहा है, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंध, रट कर याद करना ये भी गलत है। यहाँ पर जो सही हो जाएगा दोस्तों वो बी नंबर आपका हो जाएगा, विस्तारण। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 128 नंबर की, लक्ष्य प्राप्त करने के लिए चरण दर चरण निर्देश को कहा जाता है। चरण दर चरण निर्देश को क्या कहते हैं दोस्तों, एक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए? तो ऑप्शन है कि कलन विधि, स्वतः शोध प्रणाली विधि, या फिर साधन लक्ष्य विश्लेषण विधि, या स्मृति सहायक विधि। इसको कहा जाता है कलन विधि। क्या कहते हैं, कलन विधि। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 128 नंबर की, डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किस कठिनाई से जुड़ा है। अब इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, डिसलेक्सिया आपका और भी है ना, डिस्प्रैक्सिया है ना, बहुत सारे चीज़ हैं, जैसे कि डिस्ग्राफिया है, डिस्कैलकुलिया है ना, अजेफिया है, डिसलेक्सिया है। सारे मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूँ, आज फिर से हम बता देंगे। तो डिसलेक्सिया जो मुख्य रूप से कठिनाई से जुड़ा हुआ है, इसको कहते हैं पढ़ना। डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करता है दोस्तों, है ना, डिसलेक्सिया में बच्चा क्या करेगा कि एम को वो डब्लू पढ़ता है ना, ये गलती करता है। वो नो को छो पढ़ेगा, है ना, ये गलती करता है। वो 12 को 21 पढ़ेगा, ये गलती करता है डिसलेक्सिया वाले बच्चे। मैन को पढ़ेगा, नेम पढ़ेगा, एम ए एन होता है मैन, इसको उल्टा पढ़ लेगा, एन ए एम पढ़ेगा। ठीक है ना, तो ये होता है डिसलेक्सिया बच्चा, है ना। जैसे कि 100 लिखा हुआ, इसको वाज पढ़ेगा। ठीक है, तो ये होता है डिसलेक्सिया से संबंधित बच्चा का विकार होता है, वो पढ़ने में विकार होता है। एम को डब्लू पढ़ लेगा, नो को छो पढ़ लेगा, इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। समझे। अब देखिए, डिसलेक्सिया से अलावे होता है डिस्ग्राफिया, है ना। डिस्ग्राफिया भी आप याद रखिएगा। तो डिस्ग्राफिया में क्या होता है विकार, कि लिखने संबंधी विकार होता है। डिस्ग्राफिया में क्या होता है, लिखने संबंधी विकार, नोट कर लीजिएगा। एक होता है दोस्तों डिस्कैलकुलिया और डिस्कैलकुलिया। अब ध्यान दीजिएगा, कैलकुलिया मतलब कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन हम लोग किसमें करते हैं, गणना करने में, है ना। तो डिस्कैलकुलिया जो है ये गणना संबंधी विकार है। एक होता है डिस्प्रैक्सिया। तो डिस्प्रैक्सिया कौन सा विकार है, वो गतिक कौशल विकार है। एक होता है अफेजिया, है ना, एक होता है अफेजिया। तो अफेजिया जो है वो भाषा संप्रेषण संबंधी विकार है। ठीक है, याद रखना है बहुत। ये 4-5 जितना मैंने विकार बताया, एक क्वेश्चन 100% क्वेश्चन छप जाएगा, यानी कि क्वेश्चन आउट हो गया, है ना। ये क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर पूछेगा। अगला प्रश्न है कि एक शिक्षक को ऐसी गतिविधियों की रूपरेखा तैयार करनी चाहिए जो बढ़ावा देता हो, है ना। तो किस चीज का बढ़ावा देता हो एक शिक्षक, तो एक शिक्षक दोस्तों कभी निराशा का बढ़ावा देगा, कभी नहीं देगा, है ना। अभिसारी उत्तर का भी नहीं देगा, अपसारी सोच का बढ़ावा देता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर, मात्रा रटन पर भी नहीं देगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। अगला प्रश्न है आपका 131 नंबर की, अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें किसकी भावना उत्पन्न होती है, शर्म की, गुस्सा की, गर्व की, या उत्कंठा की, है ना। देखिए क्या खड़ा है दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़िएगा ना, एकदम फटाफट आंसर निकलेगा। क्या कर रहा है कि एक जो बच्चा है, विद्यार्थी है, अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करता है, तो उसमें शर्म की भावना कभी होगा, गुस्सा भी नहीं होगा, कुंठा भी नहीं होगा, गर्व की भावना होगा, है ना। आंतरिक कारणों पर आरोपित है, यानी वो गर्व कर रहा है। ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 32 नंबर, 132 है कि छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र की क्या विशेषता है। देखिए, छात्र केंद्रित शिक्षा शास्त्र और वर्तमान जो प्रारंभिक शिक्षा है वो छात्र केंद्रित ही है ना। तो छात्र केंद्रित शिक्षा की जो विशेषता है दोस्तों, बच्चों के अनुभवों को प्राथमिकता इसमें दिया जाता है ना। तो बच्चों के जो अनुभव है ये प्राथमिकता, इसमें प्रमुखता दिया जाता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला प्रश्न है 133 नंबर कि संवेग एवं
संवेग एवं संज्ञान एक दूसरे से क्या होते हैं। देखिए संवेग और संज्ञान मैंने ये सब डिटेल में पढ़ा चुका हूँ। संवेग, इमोशन कितना पढ़ाए हैं, आप जाके पढ़िए, सारा डिटेल में पढ़ाया गया है दोस्तों। दो दो एकदम लाइन बाई लाइन पूरा एकदम लंबा पूरा किताब पढ़ाए हैं, है ना। तो संवेग और संज्ञान एक दूसरे में क्या होते हैं, तो एक दूसरे में स्वतंत्र होते हैं। एक दूसरे से क्या होता है दोस्तों, स्वतंत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर। 34 कह रहा है कि अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों द्वारा बनाए गए सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, बताइए दोस्तों। सहजानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए, तो ऑप्शन है कि 134 नंबर, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा तो कभी नहीं करेंगे। अनदेखा तो करेंगे, कभी नहीं करेंगे। बच्चों को दंडित भी नहीं करना है। बार बार याद करने के द्वारा एक सही सिद्धांतों को बदल देना चाहिए, नहीं, ये भी गलत है। डी नंबर के प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। जी हाँ, ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 135 नंबर की संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से क्या होता है। तो देखिए संरचनावादी ढांचे में अधिगम जो है दोस्तों ये प्राथमिक रूप में पूछ रहा है, ध्यान रखना है, प्राथमिक रूप में पूछ रहा है, क्योंकि आप लोग भी जो एग्जाम है वो प्राथमिक का ही है। प्रधान शिक्षक तो यंत्रवत याद करने पर आधारित है या प्रबलन पर केंद्रित है, अनुबंधन द्वारा अर्जित है या भी अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवबोधन की प्रक्रिया पर केंद्रित है। अगला प्रश्न है 36 नंबर। 136 है कि संरचनावादी सिद्धांत के अनुसार अधिगम के बारे में कौन सा सही है ना। अधिगम के बारे में पूछ रहा है, कौन सा ऑप्शन ठीक है। अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है। अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। अधिगम आवृत्ति संबंधी द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है। अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है। नहीं स्मरण है, नहीं याद करना है, ये सारे गलत हैं। डी नंबर आपका हो जाएगा। अगला है 137 नंबर। 137 कह रहा है कि शिक्षक बच्चों की जटिल अवधारणाओं की समझ को किस प्रकार सहज कर सकते हैं, बताइए दोस्तों, है ना। शिक्षक जो है बच्चों की जटिल अवधारणा की समझ को किस प्रकार सहज करेंगे, तो एक व्याख्या देकर के या फिर प्रतियोगात्मक अवसरों की व्याख्या करके, बार बार यांत्रिक अभ्यास के लिए, अन्वेषण एवं परिचर्चा के लिए अवसर उपलब्ध करा करके डी नंबर आपका बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है 138 नंबर की कक्षा में परिचर्चा के दौरान एक शिक्षक प्रायः लड़कियों की तुलना में लड़कों पर अधिक ध्यान देता है, यह किसका उदाहरण है। तो ये तो गलत उदाहरण है। ये क्वेश्चन मैंने कई बार आप लोगों को करवाया हूँ कि लड़की छोड़ के लड़का पर ध्यान दे रहा है ना। ध्यान देने का मतलब ये हुआ कि दोस्तों वो पढ़ने में होगा या फिर कुछ और चीज में आगे होगा, खेलकूद में आगे होगा। तो ये किस चीज को निर्धारित कर रहा है, ये किसका उदाहरण है, ये इसको कहा जाता है जेंडर पक्षपात, है ना। कितना बार बताए हैं, याद रखना है, फिर भी गलत कर देते हैं आप लोग, कोई बात नहीं है, गलत कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन एग्जाम हॉल में गलती नहीं करना है ना। जेंडर पक्षपात इसको कहते हैं। अगला प्रश्न है 139। बच्चों में जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर भूमिका अनुरूपता कम करने के लिए कौन सी पद्धति प्रभावशाली है। तो कौन सी पद्धति प्रभावशाली होगा, जेंडर पक्षपात के बारे में परिचर्चा, जेंडर विशिष्ट भूमिकाओं को महत्व देना, गलत है। जेंडर पृथक खेल समूह बनाना, ये भी गलत है। जेंडर पृथक, ये भी गलत है। पृथक तो करना ही नहीं है। जेंडर पक्षपात के बारे में चर्चा करना, ये ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों आपका 140 नंबर प्रश्न। 140 नंबर कह रहा है कि अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है। अवधारणा का विकास जो है बौद्धिक विकास है, शारीरिक विकास है, सामाजिक है, संवेगात्मक है। देखिए अवधारणाओं का जो विकास जो है ना दोस्तों, ये हो जाएगा बौद्धिक विकास, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है 141 नंबर। 141 प्रश्न कह रहा है, ध्यान दीजिएगा कि प्रश्न है कि व्यक्तिगत शिक्षार्थी एक दूसरे से क्या होते हैं। तो व्यक्तिगत जो शिक्षार्थी होते हैं एक दूसरे से
विकास की दर में भिन्न होते हैं, विकास क्रम में भिन्न होते हैं, विकास की सामान्य क्षमता में भिन्न होते हैं, विकास एवं वृद्धि के सिद्धांत में भिन्न होते हैं। तो ये जो होते हैं विकास की दर में भिन्न होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 142 नंबर 142 कह रहा है दोस्तों कि शिक्षार्थियों द्वारा की गई गलतियां और त्रुटियां क्या होती है। बच्चे तो गलती त्रुटि करते रहते हैं, तो शिक्षार्थी द्वारा की गई गलतियां और जो त्रुटियां है ना, ये बच्चों को कमजोर अथवा उत्कृष्ट चिन्हित करने के अच्छे अवसर हैं, शिक्षक और शिक्षार्थियों की असफलता का सूचक हैं, या फिर उनके चिंतन को समझने के अवसर के रूप में देखी जानी चाहिए, या कठोरता से निपटाई करनी चाहिए। आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। ठीक है, सी नंबर यहाँ से आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 143 नंबर 143 कह रहा है कि अध्यापक एवं प्रबंधन समिति की सबसे बड़ी चुनौती कौन सी है। बताइए, अध्यापक एवं प्रबंधन समिति की सबसे बड़ी चुनौती। और देखिए अभी तक आप लोग लाइक नहीं किए हैं, क्यों नहीं किए हैं? लाइक तो कर देना बनता है ना। आइए लाइक कर दीजिए थोड़ा सा। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। अगर आप 9 बजे से, क्योंकि सब्सक्राइब किया हुआ रहेगा ना, तो जैसे ही लाइव आएंगे आपको नोटिस चला जाएगा मोबाइल पे, आप उस पर क्लिक करके हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं बिल्कुल फ्री में। लेकिन अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसका चार्ज थोड़ा सा देना पड़ेगा, पॉकेट ढीला करना पड़ेगा। 143 का आंसर क्या होगा? देखिए, अध्यापक एवं प्रबंधन समिति की सबसे बड़ी चुनौती जो है वो यहाँ पर 1 से अधिक हो जाएगा, है ना। और यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा ड्राफ्ट आउट, अनियमितता, विद्यालय छोड़ना, छात्रों का उद्दंडता, क्या होगा दोस्तों? जल्दी से बताइएगा। एक से अधिक यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ड्राफ्ट आउट भी हो जाएगा, यहाँ पर अनियमितता भी हो जाएगा, विद्यालय छोड़ना भी हो जाएगा, छात्रों की उद्दंडता भी हो जाएगा। यानी कि आंसर नंबर हमारा हो जाएगा 1 से अधिक। अगला प्रश्न है 144 144 कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस निर्देशन सिद्धांत पर आधारित है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा ये किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों? तो ये बहुत सारे सिद्धांत है जैसे कि विद्यालय को बाहरी ज्ञान से सम्मत करना, रटंत विद्या से उसको मुक्ति दिलाना, या फिर पुस्तकीय ज्ञान एवं परीक्षण प्रणाली में लचीलापन होना चाहिए, परीक्षाओं का अधिक लचीला बनाना चाहिए। यानी कि आंसर हो जाएगा हमारा 1 से अधिक यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका 45 नंबर कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा किस वर्ष लागू किया गया था। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है ना। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा जो लागू हुआ था सबको पता है 2005 में। ये नहीं पता है तो कुछ नहीं आपको पता है, NCF 2005 मैंने अलग से पढ़ा चुका हूँ। अब जा कर के देखिए तो है ना, सारे चीज़ अलग अलग से पढ़ाए हैं, नोट्स भी आपको दिए गए हैं, तो उसको पढ़िएगा जरूर से। बिना पढ़े खाली मोबाइल में PDF सब करते रहते, सर PDF दीजिए। अब पढ़ेंगे कोई नहीं पढ़ते हैं। बहुत सारे टीचर हैं जो बहुत सिंसियरली रूप से पढ़ते हैं और 100% हम कहते हैं कि उनका रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा, है ना। क्योंकि हमारे यहाँ जितने लोग जुड़े हैं उसमें से कम 80 से 90% लोग का रिजल्ट होगा, है ना। लेकिन इतने सारे लोग जुड़े हैं, हजारों लोग, और मतलब लाइव नहीं आते हैं। लाइव 50, 60, 70 क्या बात है यार। इतने सारे लोग जुड़े फिर क्यों हैं? पढ़ते क्यों नहीं हैं? पढ़िए, नहीं पढ़िएगा तो फिर जुड़ते क्यों हैं? पढ़िए, तो जो PDF दिया जाता है उसको पढ़िए, जो लाइव क्लास होता है उसको पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है, NCF हो जाएगा 2005 हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर आपका है 46 नंबर। 46 नंबर सवाल कह रहा है कि स्वतंत्र भारतीय शैक्षिक आयोगों के संबंध में कौन सा अनुक्रम सत्य है ना। कौन सा यहाँ पर सत्य होगा शैक्षिक आयोग के संबंध में? तो सत्य कह रहा राधाकृष्णन, मुदालियर, देशमुख और कोठारी। मुदालियर, देशमुख, कोठारी, मुदालियर, ये गलत है। देशमुख, कोठारी, राधाकृष्णन, मुदालियर गलत है। कोठारी ये गलत है। ऑप्शन नंबर सबसे पहले राधाकृष्णन होगा, है ना, उसके बाद मुदालियर होगा, फिर देशमुख होगा, तब जाके कोठारी होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों। ये क्रम जो है ये बिल्कुल ठीक क्रम है ना। सबसे पहले राधाकृष्णन आयोग आया था, फिर मुदालियर आयोग, फिर देशमुख आयोग, फिर कोठारी आयोग।
अगला प्रश्न है आपका 147 नंबर, कह रहा है कि देश में शिक्षक दिवस किस महान व्यक्ति के जन्म में? क्या क्वेश्चन है, एकदम लॉलीपॉप है ना। तो किस महान व्यक्ति के जन्म दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं दोस्तों देश में शिक्षक दिवस? कुछ इसमें बताने वाली बात ही नहीं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, है ना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन पर। और हमारा भी जन्मदिन दोस्तों उसी दिन है ना, 5 सितंबर को ही हमारा भी जन्मदिन है और सर्वपल्ली राधाकृष्णन का भी जन्मदिन है। ठीक है, तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे एक महान दार्शनिक थे दोस्तों, शिक्षाविद थे, और इसीलिए इनके जन्मदिन पर हम लोग शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। ये चीज़ आपको याद रखना है ना। इन्होंने अपनी जो कैरियर की शुरुआत किए थे दोस्तों, एक प्राइमरी शिक्षक के रूप में किए थे और विदेश के पहले उपराष्ट्रपति भी बने थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका 148 नंबर। 148 नंबर प्रश्न कह रहा है कि विद्यार्थियों की तनाव समस्याओं को दूर कैसे करेंगे, है ना। बच्चे में आजकल तनाव की समस्या बहुत ज़्यादा है। हम लोग में तो खैर तनाव है ही, सुबह 6 बजे स्कूल पहुंच जाना, नहीं पहुंचिएगा तो भैया क्या होगा पता नहीं। ठीक है, इसीलिए 6 बजे स्कूल पहुंच जाना है, बहुत सारा तनाव है ना। पढ़ाई होवे चाहे नहीं होवे, लेकिन 6 बजे पहुंचना है। ठीक है, बस इस चीज़ पर ध्यान है, पढ़ाई हो रहा है कि नहीं इस पर आप गौर कीजिए। ठीक है, टीचर आ रहे हैं वो पढ़ा रहे हैं कि नहीं, क्या कर रहे हैं। अगला ये बताइए इसका आंसर क्या होगा, समस्या को दूर करने के लिए क्या करेंगे हम, है ना, विद्यार्थी की तनाव संबंधी समस्या को। और हम लोग की जो समस्या है इसको कैसे दूर करेंगे, इसका दूर होने का उपाय कोई उपाय नहीं है ना। 6 बजे आपको स्कूल आना ही पड़ेगा। चलिए, तो इसका आंसर क्या होगा भाई, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मार्गदर्शन एवं परामर्श से, है ना। मार्गदर्शन देंगे बच्चों को, परामर्श देंगे, तभी वो तनाव संबंधी जो समस्या है इससे वो छूट सकते हैं। समझ की परतें क्या है, समझ की परतें है समझ, संदर्भ, ज्ञान मीमांसा या ज्ञान बोध। क्या होगा दोस्तों, समझ की परतें हैं। देखिए, समझ की परतें यहाँ पर समझ भी हो जाएगा, संदर्भ भी हो जाएगा, ज्ञान मीमांसा भी और ज्ञान बोध भी हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, यानी कि आंसर हो जाएगा 1 से अधिक। नेक्स्ट है और आज का लास्ट प्रश्न है। तो जाते जाते क्या करना है, आपको लाइक जरूर करते जाना है ना। आपके लिए डेली हम आते हैं 9 बजे से, ताकि दोस्तों आपकी तैयारी हो सके, आपका रिजल्ट हो सके, है ना। और सब लोग का अगर रिजल्ट हो जाएगा तो कम से कम 1-1 डब्बा मिठाई आप जरूर दे दीजिएगा, ठीक ना, हाँ, गुरु दक्षिणा के रूप में। चलिए, तो 150 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना क्या कहलाता है दोस्तों। इसको क्या कहते हैं, अनुरूपता कहते हैं, निगमन परीक्षण कहते हैं, या फिर स्मृति सहायक विधियां कहते हैं, साधन लक्ष्य विश्लेषण कहते हैं। देखिए, किसी समस्या के समाधान तक पहुंचने के लिए मिलती जुलती समस्याओं को उद्धृत करना, इसी को तो अनुरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अनुरूपता। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ये रहा दोस्तों आज का सवाल। कैसा लगा आप लोग को जरूर से जरूर आप बताइएगा। अच्छा लगा अच्छा कहिए, खराब लगा खराब कहिए, है ना, जो भी लगता है कहिए, लेकिन कमेंट जरूर करिए। ठीक है, कमेंट में जा करके करिए, लाइव में नहीं, कमेंट में करिए, तब सब लोग देखेगा, है ना। और जाते जाते लाइक जरूर कर देना है। और अगर आप हमारे यहाँ जुड़ते हैं डेली 9 बजे से क्लास में, और इसके अलावे अगर आपको नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं। मात्र दोस्तों 399 आपको चार्ज लगेगा, ओनली 399 आपका चार्ज है। आप इसमें जुड़ जाइए। और जो हमारे पुराने शिक्षक हैं अगर वो जुड़ेंगे, जो पहले से जुड़े हुए हैं, है ना, तो उनके लिए मात्र 201 है, और जो अभी तक हमारे यहाँ नहीं जुड़े हैं उनके लिए 399 है। ये ऑनलाइन पेमेंट करना है, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम, अमेजन पे, व्हाट्सएप पे, किसी भी माध्यम से कर सकते हैं ये नंबर पर। अगर आप फ़ोन पे गूगल पे नहीं चलाते हैं कोई बात नहीं, आप अपने दोस्त से, मित्र से इस नंबर पे पेमेंट करके इसी नंबर पर आप हमें स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा, ताकि हम आपको जोड़ सके ग्रुप में और आपको मटेरियल प्रोवाइड कर सके। ठीक है, तो रहने देते हैं आज इतना ही, 1 घंटा से ज़्यादा हो गया है ना। आप लोग भी थक गए होंगे, बहुत सारे लोग को नींद आ रही होगी, तो नींद को भगाइए और जा कर के पानी पीजिए, मुंह कान धोइए, उसके बाद पढ़ाई में लग जाइए।
क्योंकि जब तक पढ़िएगा नहीं, और सोना भी ज़रूरी है क्योंकि सुबह से आपको 4 बजे उठना भी पड़ेगा, है ना, तब ना 6 बजे पहुँचिएगा स्कूल। ठीक है, थैंक यू, गुड नाइट दोस्तों।